पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग दरभंगा लाकर किया गया बंद, जहां शनिवार को आगे की कार्रवाई चल रही थी। भले ही इन दारू शराब पीने वाले पियकरों को पुलिस द्वारा धरपकड़ किया जाता है और इन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ती है, फिर भी यह लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन दारू शराब पीने के मामले में कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। हम लोग शादी में जा रहे थे। कहाँ से लाई पुलिस पकड़ के? ये हमको आपको तेरवाड़ा से लाए थे। थाना कौन सा हुआ? गिरोड। पहली बार पिए, इससे पहले भी पिए? पहले बार लाइफ में पिया हूँ। कहाँ से मिल जाता है? तो बंद चल रहा है। तारी जी। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण मुखिया। गांव शहरी। कब लाया गया आपको? रात में कितने बजे लगभग? लगभग 10 साढ़े 10 बजे। थाना क्षेत्र में घर हुआ आपका? भागलपुर से। अच्छा, कौन सा शराब पिए थे? ताड़ी को पिए थे। तो नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ। हाँ, कहाँ से लाया गया? जगह कौन? नारवान। कब लाया गया? रात में। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। थाना भागलपुर सोनकी यूपी। घर में इतना मोहल्ला है, मुझे टोला में मिलता है। कौन सा देसी विदेशी कौन सा शराब? सर वो चुल्लू नहीं सर होता है, वाला। व्हाइट वाला पिए? जी सर। अच्छा, तो कहाँ से लाते हैं? कोई विशेष लोग हैं इसमें? सब मुसर सब है सर, बनाता है, घर में बनाता है वो लोग। बेचता? जी सर। कहाँ पर? गाँव में सर। कौन जगह पे? कचरा चकौती। अच्छा, कौन सा थाना क्षेत्र से आपको? जाले थाना हमारा। आज ही लाया गया पकड़ के? रात में आए। ठीक है, पीने में? जी सर। नशे की हालत में से? सर घर में था, पिए हुए थे सर, घर में सो रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव झा। थाना क्षेत्र में घर हुआ आपका? भागलपुर थाना के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कब लाई है पुलिस आपको? कब? किस मामले में लाई है? वो ताड़ी पी रखे थे। नशे की हालत में थे? जी। कहाँ पर थे? लाइन होकर खाना खाने लगे थे। पहली बार पकड़ा है? इससे पहले भी पकड़ा है? पहली बार पकड़ाए हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सदाम। कहाँ घर हुआ? मेकना। थाना बहादुरपुर सोनकी यूपी पड़ता है। जन सुराज सूत्रधार के प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश आज मान रहा है, चाहे वो मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो। भाजपा को अगर आप गहराई से देखना, समझना, जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग इनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़े और उनको हार का सामना करना पड़े, इन पर भाजपा वालों को कभी हिम्मत नहीं हुई है चुनाव लड़ने की। बिहार वो भूमि है जहां आपने देखा होगा 2015 में अमित शाह और मोदी जी की पूरी ताकत लगा दी थी, इसके बावजूद चुनाव जीतने में उनको सफलता नहीं मिली थी। 2015 का जो डर है वह इतना बड़ा डर है चुनाव हारने का, उनसे निकल नहीं पाए हैं। राजनीतिक दलों को अब आसानी से जीत मिलती है, कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है। भाजपा के लीडरशिप को आज भी डर है कि बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से, यहाँ की सामाजिक तान बान से, जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह। अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली। और वो जो डर है, वो इतना बड़ा डर है हारने का। जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए। ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो इस तरह के गठबंधन
जैसे नीतीश कुमार के लिए अभी कुछ महीना पहले आकर यही अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार की जनता, एक एक आदमी सुन लीजिए, चुनाव से पहले या बाद किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा। इनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। वही अमित शाह जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये लोग दावा करते हैं हम 400 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार जैसा आदमी जो कि बिहार में रहने वाला साधारण राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी भी जानता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद बिहार में अब कोई बहुत मजबूत नहीं है। ये उनके राजनीति का अंतिम दौर है। लेकिन अगर वो भी वापस आ रहे हैं तो भाजपा को उसको मानने स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इसकी वजह यह है कि बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है। चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश हो, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखें ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं 40 में 2-4-5 सीट का नुकसान हो जाए। और जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के द्वारा विकास पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं पदयात्रा करते समय रोज अपनी सभा में कहता हूं कि बिहार में 80% लोग यानी कि 100 में से 80 आदमी दिन में 100 रुपये नहीं कमाते हैं। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हाउस होल्डिंग कम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो 80% बिहार के लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। ये जानने के लिए नीतीश कुमार ने सर्वे की रिपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं है। रोज अपनी सभा में कहता हूं कि बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है। नेट पर ये डेटा है और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। नीतीश कुमार के फर्जी डेटा और उनके क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 लोग कहता है भैया अगर दिन का मजदूरी 300 है तो 100 रुपया कैसे है? अगर एक परिवार में एक आदमी को मजदूरी मिली 300 रुपया, उस परिवार में 5 आदमी है तो दिन में हर व्यक्ति पे कितना पड़ा? 60 रुपया। और उस आदमी को भी महीने में 15 दिन मजदूरी मिली तो एक व्यक्ति की प्रतिदिन आय कितनी हुई? 30 रुपया। तो जब यहाँ के आदमी को समझ ही नहीं है, यहाँ पर नेता वही है जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है। जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि ये हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। दरभंगा एनआईसी में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सभी नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारी के साथ निर्वाचन कार्यों को संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा की तैयारी के संबंध में बारी बारी से फीडबैक लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के दिशा निर्देश में प्रतिदिन जिला के विभिन्न क्षेत्रों में स्वीप के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 अप्रैल को जिला के दरभंगा सदर प्रखंड अंतर्गत लो VTR बूथ संख्या 123, दूध फैक्ट्री लक्ष्मी सागर पश्चिमी भाग बूथ संख्या 124, दूध फैक्ट्री लक्ष्मी सागर पूर्वी भाग एवं बूथ संख्या 114 महाराज महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय दरभंगा में विभिन्न ग्राम संगठनों एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों जीविका दीदियों द्वारा मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर हर वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हर महीने अमावस्या पूर्णिमा आते हैं मनुष्य को चेतना के लिए कि तुम्हारे जीने का समय खत्म हो जाता है और खर्च करने के लिए जो श्वास मिलता है वो खत्म होते ही शरीर धराम से गिर जाएगा, सारा धन दौलत पूरा परिवार सब छूट जाएगा और जीवन में किए हुए कर्मों की सजा मिल जाएगी। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ या दुर्लभ मनुष्य शरीर वैशाख हो जाएगा। वक्त के समर्थक गुरु के पास पहुंचकर उपाय जान लो जिससे इस जीवन में कदम कदम पर आ रही तकलीफ़ों से छुटकारा पा करके नरक चौरसी से भी मुक्ति मिल जाएगा। चैत पूर्णिमा पर संत बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा सत्संग व नामदान कार्यक्रम में सभी परिवार आमंत्रित हुए थे। चैतो नहीं तो शरीर को चलाने वाली शक्ति परमात्मा की अंश जीवतम हो जाएगी। वैशाख चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, तेज नशा जब कर लेगा तब वो कुछ कर पाएगा? तेज नशे में कुछ नहीं कर सकता है। मान लो कोई देश का रखवाला है, फौज का सिपाही है, फौज का अफसर है, या मान लो देश चलाने वाले ये मंत्री मिनिस्टर हैं, अब देश के ऊपर हमला हो गया और वो नशे में मस्त हैं, उनको तो आर्डर करना है कि भाई मुकाबला करो। अब वो नशे में पड़े हैं तो कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो उसी हिसाब से कानून बनाएंगे, उसी हिसाब से नशे में जो आदमी काम करता है उसी तरह से करेंगे, वैसे ही ड्यूटी करेंगे। देखो ये जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं, नशे में कोई ड्यूटी कर पाते हैं ठीक से? कुछ नहीं कर पाते, बल्कि और काम बिगाड़ देते हैं। अब इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई ऐसे नशे का सेवन न करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नशे का सेवन मत करो। बहुत से लोगों ने आजमाइश किया, जब निराश हो गए, कोई सहारा नहीं रह गया, जय गुरुदेव नाम बोले तो मदद मिल गई। बहुत चमत्कार हुए। कितने लोगों के चमत्कार को आपको बताऊं। किसी ने कहा कि जा रहा था, जंगली जानवरों ने घेर दिया, जय गुरुदेव नाम बोले, कैसे पीछे से आवाजें आने लग गई जोर जोर से, मालूम पड़ा बहुत से आदमी आ रहे हैं, जानवर भाग गए। बताया मधुमक्खियां छेदने लग गई, कोई भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव नाम जैसे बोले, तेज आंधी आ गई, मधुमक्खियां सब उड़ गई। किसी ने बताया कि ऐसे भवंडर आ गया, जमीन से धूल ऐसे जो है घिर करके ऊपर गई और उसमें मक्खियां हमारे ऊपर वो आया और मधुमक्खियां उसमें उड़ गई। तरह तरह से लोगों ने बताया। डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया, बोला गया गया गया, अब तो बच नहीं सकता हूं। जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोला, जय गुरुदेव बोला, तो वही पानी जो उसको ऐसे घुमा करके डुबोने जा रहा था, वही पानी की लहर, वही हवा ले जा करके किनारे लगा दिया। इसी में मिल जाएंगे आपको चमत्कार वाले लोग जब पता करोगे। चिलचिलाती धूप में आपका घर से बाहर निकलकर इस प्रकार समर्थन देना एक न्याय का उद्देश्य है। पप्पू यादव मिलकर एक बार फिर अपने पूर्णिया को बेहतर और विकसित और हरा भरा बनाएं। कस्बा वासियों, आपका प्यार इस तरह बना रहा तो जो उनका सिंबल है कैंची छाप संख्या याद रखे। प्रचार प्रसार में निकले थे पप्पू यादव। उन्होंने कहा अब रुकना नहीं, थमना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है, साथ मिलकर दुनिया को विकसित बनाना है।
दरभंगा संसदीय क्षेत्र का नामांकन की प्रक्रिया दरभंगा समरणालय अवस्थित बनाया गया है। चुनाव कार्यक्रम में नामांकन का कार्य चल रहा है। नामांकन कार्य के तीसरे दिन शनिवार को 2 अभ्यर्थियों ने दरभंगा संसदीय क्षेत्र से अपने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। शनिवार को मालूम रहे कि नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से ही प्रारंभ है। वहीं नामांकन का पर्चा दाखिल करने आए उम्मीदवारों ने अपने अपने चुनाव कार्यकाल के नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकले उम्मीदवारों से हमने बात किया। हमने नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद नामांकन कार्यालय के बाहर निकले इन अभ्यर्थियों से बात की। इन लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा कि दरभंगा की कई महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, जिसमें दरभंगा एम्स, बिजली रोड, नाला, पुलिया, अन्य कई मूलभूत सुविधा में आम लोगों के लिए जो होती है वह उनके लिए करने की बात कही। परिवार पार्टी किस पद के लिए नामांकन किए हैं? कितने सेट में? एक सीट में किए हैं, दरभंगा लोकसभा के लिए किए हैं, सांसद पद के लिए। क्या प्राथमिकता होगी? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कर्ज मुक्त भारत आंदोलन। हमने काफ़ी दिनों से जुलाई 2022 से चला रखा है और अब तक हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय और रिजर्व बैंक को भी हमने कर्जा के लिए जो लोग परेशान हैं, पूरे देश में लोग परेशान हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी। 12 लाख फॉर्म सरकार तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया और जब उन्होंने नहीं किया तो हमने जनहित याचिका भी दायर किया है। जनहित याचिका में हमने बोला जब बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ़ होता है तो आम जनता का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट पे प्रोसेस में है। इसी तरह हमने सरकार के पूरे 543 सांसद को बताया कि भाई ये कर्जा से पूरे देश की जनता परेशान है, बिजनेस उद्योग धंधा बंद हो चुके हैं, उन्हें राहत दी जाए। अगर कर्जा माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल के लिए EMI रोका जाए, उनका इंटरेस्ट रोका जाए, ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए और काम करे। लेकिन विपक्ष ने भी सुनने की कोशिश नहीं की, इसलिए मजबूरी में हमें पूरे 543 सीट पर उतरना पड़ा है। ये जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, ये कर्ज मुक्त आंदोलन को शुरू से पहले दिन से समर्थन दिया और एकमात्र पहला पार्टी है जिसने इस चीज़ को समर्थन दिया। सरकार को बहुत से जगह पर झुकना पड़ा। रिजर्व बैंक ने बहुत से लोगों को सहूलियत दिया जो लोग तक नहीं पहुंच पाया। आज भी रिकवरी एजेंट घर घर जाके परेशान करते हैं। हम आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के जनता को बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर कर्जा लिया है तो परेशान न हो, गलत कदम न उठाए। हम हर हाल में उनका 1-1 रुपया माफ़ करवा के रहेंगे। इसके लिए किसी ने भी कर्जा के दलदल में फंस गए हैं तो कोई घबराए नहीं। इसके अलावा दूसरा प्राथमिकता क्या होगा आपका? हमारा प्राथमिकता दूसरा जो है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में हम सुधार लाना चाहते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। अगर वो रोजगार ऐसा पढ़ाई किया, सपोज किसी ने इंजीनियरिंग किया, उसे गवर्नमेंट पे जॉब मिले, गवर्नमेंट में नहीं तो वो प्राइवेट करने लायक हो, और वो भी नहीं तो वो अपना खुद का कहीं बिजनेस कर सके। मारे फिरना नहीं चाहिए। और अगर हमारी शासन आएगी तो हम एजुकेशन सिस्टम को भी जिम्मेवार बनाएंगे कि अगर कोई बच्चा उस कॉलेज से पढ़ा है तो उसे रोजगार मिलना ही मिलना चाहिए, वो भटकने के लिए नहीं है। तो अगर बच्चा कैपेबल नहीं है तो आप एडमिशन नहीं लो, और एडमिशन लो तो उसे उस लायक बनाओ। अगर इंजीनियर है तो अच्छा इंजीनियर बनाओ, अगर अच्छा डॉक्टर है तो अच्छे डॉक्टर बनाओ। जिसको जिसमें रुचि है, अगर किसी को राजनीति में रुचि है तो बच्चे को पहले दिन से राजनीति में आने दो। तो ये हमारी प्राथमिकता है, जिसको जिस क्षेत्र में अच्छा कर सके। एजुकेशन ऐसा हो कि हम पूरे विश्व गुरु बने, पूरे विश्व में हमारा नाम हो, इस तरह का। जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? जनता का मुझे बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं पूरे देश में भ्रमण कर चुका हूँ। लोग आज जो हमने कर्ज मुक्त के लिए किया है, जो सत्ताधारी दल है उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, और जो विपक्ष है वो भी डर के मारे कुछ नहीं कर रहे हैं। आज उनके पास मुद्दा था कि वो लोग जो कर्ज से करा रहे हैं, जो उन्हें चुन के सांसद बना के भेजे थे, वो लोग कर सकते थे, उनकी कर्जा माफ़ कर सकते थे, उनकी सहानुभूति बटोर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो लोग हमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि हम सत्ता में नहीं भी रहते हुए हमने उन्हें मरहम लगाया है, उनके घाव पर मरहम लगाया है। और ये बात जो है ये राजनीतिक है। आज हमें अगर कर्जा माफ़ करना है तो हम जब तक सरकार में नहीं जाएंगे तब तक माफ़ नहीं कर सकते। अगर हमें संसद में, हमने 545 सीट पर आदमी को उतारा है, अगर ज़रूरत हुआ एक भी आदमी हमारा सांसद बना
तो हम लोग प्राइवेट बिल लेके आएंगे। और आप सबको जानकारी देना चाहते हैं, पूरे जनता को जानकारी देना चाहते हैं कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देने वाले हैं कि अगर हमें सांसद बनाती है दरभंगा की जनता, तो हम जाके संसद में सबसे पहले एक आदमी भी होंगे तो प्राइवेट बिल लाएंगे। उस प्राइवेट बिल में हम बताएंगे कि लोगों का कर्जा कैसे माफ हो सकता है। आज SBI, लाइफ इंश्योरेंस, डिफरेंट जगह पर लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। उससे हम जो जनता जिनका कोविड में कोई परिवार रोटी अर्न करने वाला मर गया या कोई जिसका बिजनेस पूरा ध्वस्त हो गया, उन लोगों की हम मदद करेंगे। और हम शपथ लेंगे कि एक एक रुपया करके जो भी जरूरतमंद है उनका कर्जा माफ करवाएंगे। और अगर नहीं कर पाए तो हम रिजाइन करेंगे उस पद से। किस पार्टी से नामांकन किए हैं? ओपन पीपल्स पार्टी। क्या सेट में किए हैं? एक सेट में। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरा प्राथमिकता है कि मैं जीतेंगे तो दरभंगा जिला को सेवा करेंगे, हर पब्लिक को विकास करेंगे। किस तरह के विकास करेंगे? जो विकास का काम है, विकास हमने जो जैसे एम्स है, बिजली का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, पुल पुलिया जहाँ है उसका विकास करेंगे। नल जल, किसान के लिए जो योजना है उसमें भी समस्या जिस बच्चा को, जिस पिता का पैसा नहीं है, बच्चा को फ्री में पढ़वाएंगे। आपको जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? आप फील्ड में घूम रहे थे। हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हम 1995 से समाज सेवा करते आ रहे हैं अभी तक। किस दल से आपका टक्कर है? हमको देखिए टक्कर तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन मेरा जो है बहुत सपोर्ट है जनता का। क्या नाम हो गया? मेरा सिया लखन यादव, बेनीपुर से। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे, ये हम लोगों की वो है।
जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान, सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।